डिफाइन करेंगे, कहीं डिफाइन है? सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा, लेकिन ऐसे किसी को समझाना हो तो क्या बताएंगे? अगर किसी को समझाना हो तो हम क्या बताएंगे? बोलिए। देखो, किसी भी व्यक्ति को नाम लेकर के या जाति सूचक शब्द या कोई बॉडी कंडक्ट समझते हैं? क्या होता है बॉडी कंडक्ट? बताइए, बॉडी कंडक्ट क्या होता है? जैसे अब महिलाओं में एक प्रवृत्ति होती है, जैसे मान लो 4-6 महिलाएं किसी शादी में गई हैं, 1-2 महिला ऐसी आ जाती हैं और उसी में किसी 1-2 महिला से नहीं पटता है, तो जानते हो कहती कुछ नहीं है, लेकिन जब देखेंगी तो यूं मुंह बनाएंगी, यहाँ कर लेंगी, या अजीबो गरीब एक्सप्रेशन लोग देते हैं। क्या देते हैं? अजीबो गरीब एक्सप्रेशन देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर इस तरह का कोई बॉडी कंडक्ट करता है, कोई इशारा करता है, कोई जात सूचक शब्द इस्तेमाल करता है, या इस तरह का कोई भी कंडक्ट करता है, उसे क्या माना जाएगा? छुआछूत की श्रेणी में, अनटचेबिलिटी की श्रेणी में माना जाएगा। एक्चुअल में इस आर्टिकल को लाने में गांधी जी की अहम भूमिका थी। गांधी जी एक हरिजन संघ बनाए थे, याद है? हरिजन की सेवा होता। प्रॉब्लम क्या थी बेटा इसको लाने के पीछे? जैसे जिन्हें लोग पहले अछूत कहते थे, क्या कहते थे? या शूद्र या अछूत, ये एक ऐसा वर्ग आपके यहाँ था जिनके हाथ का पानी पीना, जो लोग अगर रास्ते से गुजर जाए आवाज करते हुए आए, मंदिरों में इनका प्रवेश, इनके घर या मकान गांव से बाहर होते थे, कहीं किनारे होता था। और आज भी ये चीजें गांव में आपको देखने को मिल जाएगी। इनका जो घर होता है, गांव होता है, वो मेन जो एलीट क्लास के लोग होते हैं, उनके बीच इनका घर नहीं होता है। इनका घर क्या होता है? कहीं साइड में किनारे होता है। ये चीज आपको आज भी देखने को मिल जाएगी। नो डाउट इसमें धीरे 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 क्या हो गया? कमी आ गई है। अब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, के बाद धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन खत्म अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह का किसी के साथ अनटचेबिलिटी करना, छुआछूत करना, उसको जात बहिष्कार करना, बराबरी के साथ ना बैठाना, ये सब क्या है? कानूनन जुर्म है। लेकिन ये चीज जिनका जो माइंड सेट है लोग करते वही हैं, भले सामने नहीं कहेंगे लेकिन पीठ पीछे कहते जरूर हैं। कर एनीवे ये चीज क्या है? कानूनन दंडनीय अपराध है। तो बता ले जाएंगे अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता या छुआछूत। तो हालांकि संविधान में इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन किसी भी तरह का बॉडी कंडक्ट, नाम सूचक शब्द का प्रयोग करना क्या है? गलत। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल। जैसे पहले सर की उपाधि मिलती थी, राय बहादुर की, नाइटहुड की, कैसरे हिंद की, ये उपाधियां दी जाती थी भारत में अंग्रेजों के द्वारा। इन सारी उपाधियों का अंत किया जाता है। मतलब आप अपने नाम के आगे या पीछे, इसे सर क्या बोलते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय,
या जिसको सफिक्स और इंग्लिश में परफिक्स बोलते हैं, आगे या पीछे जोड़ना क्या है, मना है। सिर्फ दो चीजों में, सेना और शिक्षा, सेना और शिक्षा संबंधी ही आपको उपाधि मिलेगी। बाकी कोई भी उपाधि सरकार किसी भी व्यक्ति को नहीं देगी। जैसे जो लोग MBBS किए होते हैं या BDMS, BAMS, BAMS वगैरह वगैरह, ये लोग अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखते हैं। जो लोग PhD किए होते हैं वो भी अपने नाम के सामने क्या लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं। यह अलाउड है। जैसे हम ही अपना नाम लिखते हैं डॉक्टर रविंद्र, तो मैं लिखता हूं क्योंकि हमने PhD किया है। तो ये सभी को अलाउड है। अगर आपने BA किया है, MA किया है, MEd किया है, प्रोफेसर हैं, आप अपने नाम के आगे पीछे लोग लिखते नहीं फलाने प्रोफेसर, वो अलाउड है एकेडमी में। और कहां पर, आर्मी में, ब्रिगेडियर या जिस पद पे आप हैं वो आप लिख सकते हैं। कोई आपको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, इस तरह का कुछ मिला है उपाधि, अगर सरकार ने दिया है तो आप अपने नाम के आगे पीछे उसको ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन जैसे भारत रत्न या पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सब भी तो मिलता है भाई। ये सब क्या है, यह क्या कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे लिख सकता है? कैन ए पर्सन कर सकता है कि नहीं? नहीं लिख सकता। ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है, रिस्पेक्ट है। ठीक है भाई। अगर किसी को भारत रत्न या पद्म श्री, पद्म विभूषण कुछ भी मिला है इस तरह का क्या सम्मान, तो वह अपने नाम के आगे या पीछे जोड़ नहीं सकता है। इट इज क्लियर? अच्छा, अब इसमें इसके क्लासेज हैं 18 का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 पढ़िए बेटा। आर्टिकल 18 का क्लास 1 क्या लिखा है डियर? केवल शिक्षा में देगी और सेना में देगी, इसी में आपको उपाधि मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। 18 का क्लास 2 बोलिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं, किसी विदेश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरा बताइए, भारत का नागरिक नहीं है। जैसे गोरखा रेजिमेंट वाले जो नेपाल वाले हैं, ये भारत में सेना में सर्विस करते हैं। इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट, इनकी भर्ती हमारी सेना नेपाल जाके करती है, नेपालियों की भर्ती होती है। अगर इनको किसी देश से उपाधि लेना है तो राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब अगर हमारे देश में कोई विदेशी भारत सरकार के या राज्य सरकार के अंतर्गत सेवा करता है, तो अगर उसको कोई फॉरेन कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, कोई भी देश दुनिया का अगर कोई उपाधि देता है तो उसको पहले क्या करना होगा? राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। इसके बाद 18 का क्लास एक और होगा भाई, 4। इसमें कहता है कि भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन अगर आप कार्य कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आप उपाधि लेने से पहले किसकी परमिशन लेंगे? राष्ट्रपति की। किसकी परमिशन लेंगे? राष्ट्रपति की, अन्यथा नहीं। आई बात समझ में? एक बार दोबारा इसको हम और समझा दे रहे हैं, ब्रीफ कर दे रहे हैं। आर्टिकल 18 जो भारत में पहले उपाधियां दी जाती थी, जैसे कैसरेनी, सर, नाइटहुड, ठीक है, इस तरह की किसी को भी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। सिर्फ 2 उपाधियां मिलेंगी, एक शिक्षा में और एक सेना में। आप अपने नाम के आगे पीछे उसको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, भारत
का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र को कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अगर हमारे देश में कोई फॉरेनर विदेशी सर्विस करता है, जैसे गोरखा रेजिमेंट के लोग जो नेपाल के लोग होते हैं, हमारे इंडियन आर्मी में क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, अगर वो किसी विदेशी राष्ट्र से कोई लेना चाहते हैं उपाधि, तो राष्ट्रपति की क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, अनुमति। अगर आप कल को गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं, सरकारी सेवा में आ जाते हैं, अगर आपको कोई दूसरा नेशन या देश कोई उपाधि देना चाहता है, आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, यानी राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में? हाँ, नेपाल वाले आते हैं अपने यहाँ सेवा करने। नहीं, रेजिमेंट ही अलग है। गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, तो ये जाट रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट, ये अलग अलग रेजिमेंट बनाए गए। ठीक है, भारत वाले भी तो करते हैं, आर्मी में पूरी भारतीय पूरी इंडिया है भाई, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल रखा गया है जो पहाड़ी क्षेत्र है, उनके पहाड़ी बड़े एक्टिव होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, तो बहुत फास्ट होते हैं। हाँ, गोरिल्ला वार में। और जो आपका जहाँ ITBP है, यानी कि आपका पूरा असम के ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और जो ये भूटान का बॉर्डर सिक्किम से लेकर के ये सब यहीं पे ज्यादा रहते हैं गोरखा रेजिमेंट वाले, क्योंकि इनका जो बॉडी है, शरीर है, वो क्लाइमेट के हिसाब से इसके लिए, इस पहाड़ी एरिया के लिए ये क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। अब जैसे हमारी आवाज नहीं, जैसे हमारी आर्मी जब सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जाती है पहाड़ पर, तो यहाँ -36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, माइनस में होता है। तो हमारे आर्मी के जो जवान होते हैं सीधे यहाँ नहीं रखे जाते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, 100 मीटर ऊपर, 200 मीटर, धीरे 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 करते करते महीनों दिन उनको ऊपर जाने में लगता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, कम। तो हर जगह पे उनका मेडिकल चेकअप होता है और उसमें यंगस्टर बच्चों को ही दिया जाता है। तो एक ही बार उनको नहीं भेज देते हैं। अभी आप ज्यादा हाइट पे चले जाइए, जो नेपाली होते हैं उनकी नाकें चिपटी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ज्यादा जब हाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम। और जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा, आप सांस लेने के लिए दबाओगे तो नाक क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, उनकी नाकें क्या हो जाती है, चिपटी हो जाती है। आई बात समझ में? ये उनका फिजिकल मतलब एडजस्टमेंट है पहाड़ों में। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए, 18 समझ में सबको आ गया भाई? कोई डाउट तो नहीं? कितने लोग आज पहली बार आए? तुम कहाँ पहली बार आए? पहली बार? अच्छा, इतने दिन आप लोग कहाँ थे? धान बैठवा रहे थे? अरे हमने तो अपना बटैया दे दिया यार खेत। आप लोग भी धान बैठा रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि धान बैठाने खेत में गई होंगी कभी? कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी दीजिए, पहला प्रेफरेंस दीजिए, बाकी धान बैठता रहेगा, अगले साल भी धान बैठेगा, है कि नहीं? इसलिए पहली प्रायोरिटी क्या देंगे आप लोग, पढ़ाई को। और कोई भी स्टूडेंट क्लास को लीव नहीं करेगा, मतलब एक दिन आए 2 दिन ना आए ये नहीं होना चाहिए। आपको क्लास में रेगुलर रहना है, कंटिन्यू पढ़ना है, क्योंकि एक चीज का लिंकअप दूसरे टॉपिक से है। अब बताओ, हमने प्रियम्बल भी पढ़ा दिया, संघराज क्षेत्र भी पढ़ा दिया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी पढ़ा दिया, और एक लेक्चर हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा दिया। आप लोगों का क्या होगा? तो छूट गया कि नहीं आप लोगों का? तो आप लोग क्या करेंगे, जो ग्रुप में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, उसमें एक लाइन से नोट पड़े हुए हैं, उसको क्या करेंगे, लिख लीजिए। और जब यहाँ हम बैठे रहते हैं या 5:30 के बाद या और पहले आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, तो 12 से 1 घंटा, आधे घंटे आके पढ़ लो, डिस्कस कर लो। आई बात समझ में? यही आप लोगों के साथ ट्रीटमेंट हो सकता है, या 1 घंटा क्लास के पहले या 1 घंटा क्लास के बाद। तो जो चीजें हैं उसको ब्रीफ में हम समझा देंगे, जिससे आप लोगों का नुकसान ना हो। या हमारे YouTube पे वीडियोज हैं, वो शेयर कर देंगे, वो आप लोग देख लो।
वीडियो देख लो और नोट्स अपना पढ़ लो। तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हो। आई बात समझ में? हाँ, क्योंकि अब ना एब्सेंट होना। 3 क्लास चलने का नियम है, 3 क्लास इन ए डे, आने की 1 बजे से लेके 5:30 बजे क्लास की टाइमिंग है। इसलिए घर में बता करके आइए। सूरज 7 बजे डूबता है, 7 बजे अंधेरा होता है, 5 बजे अंधेरा नहीं होता है। और कहीं भी 10-12 किलोमीटर 1 घंटे में साइकिल से पूरी की जा सकती है। हम भी साइकिल चलाए हैं, जब एमए करते थे, एमएससी लखनऊ में करते थे, तो 12-13 किलोमीटर हम भी 40-45 मिनट में दौड़ा देते थे साइकिल। ऐसा थोड़ी ना है, हमने भी बहुत साइकिलें चलाई हैं। ठीक है, हाँ 20 साल पहले साइकिल चलाना बंद कर दिया, लेकिन साइकिल हमने भी खूब चलाई है लखनऊ में, ऐसा नहीं। क्लियर? अब देखिए बेटा, आर्टिकल 19 हमने पूरा नोट्स ग्रुप में डाल दिया है। जो आप नोट कर पाते हैं वो कर लीजिए, ना कर पाइए दुखी मत होइए। ग्रुप में सब कुछ पका पकाया पड़ा हुआ है, उसको क्या कर लेना है। तो आगे और भेज देंगे, 22 तक पहुंचने तो दो हमें, अभी क्यों टेंशन ले रही है, पहले 22 तक पहुंचे तो हम। हाँ, आर्टिकल 19 क्या कहता है? वाक और या एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही तो है भाई। अब इसमें देखिए आर्टिकल 19 का ए होगा, आर्टिकल 19 का 1 का बी होगा, आर्टिकल 19 के 1 का सी होगा, आर्टिकल 19 के 1 का डी होगा, आर्टिकल 19 के क्लास 1 का ई होगा, आर्टिकल 19 के क्लास 1 का ई के बाद क्या आता है? यस। आर्टिकल 19 के 1 का एफ जी हो। चलो पहला बताओ भाई, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही लिखा हुआ है। इसी में बेटा आता है प्रेस की आजादी या प्रेस। प्रेस के लिए यही आर्टिकल है, आर्टिकल 19 के 1 का क्लास ए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है भाई, ये क्या बताता है? आपकी जो टॉपिक है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मीन्स राइट टू फ्रीडम, आपके संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक के प्रावधान दिए गए। कहां से कहां तक? 19 से 22 में। इसमें हम लोग पहला आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 19 का क्लास ए। ये कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति, यानी विद द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपनी कोई भी बात, अपनी कोई भी विचार, अपनी अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, लाउड स्पीकर, बैनर, इंस्टाग्राम, जितनी भी सोशल साइटें हैं, फेसबुक, जितने भी ग्राम हैं, और भी कोई हैंडल है, ट्विटर हैंडल, एक्स वाई, जो भी है, सभी के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। इसकी पूरी आपको क्या है? आजादी है। मतलब आपके जुबान को या गले को पकड़ा नहीं जाएगा। आप अपनी अभिव्यक्ति या कमेंट फेयर वे में कर सकते हैं, अनफेयर कमेंट नहीं। आई बात समझ में? अनफेयर नहीं, आप फेयर कमेंट या अपनी विचार को, अपनी बात को रख सकते हैं। इसकी पूरी आजादी भारत के लोगों को है। अब मीडियम कोई भी हो सकता है, प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के सोशल मीडिया, किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी तरीके से आप अपनी अभिव्यक्ति, अपनी विचार, अपनी बात को रख सकते हैं।
क्लियर। इसी में आता है प्रेस की आजादी 19 का क्लास 1 का ए। हालांकि आपके संविधान में कहीं भी प्रेस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। द वर्ड प्रेस नेवर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि प्रेस क्या है या प्रेस के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। लेकिन इसी में आता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस आता है। ये कई बार पूछा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस आता है। आर्टिकल 19 का क्लास 1 का ए। इट इज क्लियर और नॉट? सबको क्लियर है भाई कि आप अपनी बात किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा बताओ भाई, शांति पूर्वक, क्यों भाई, और निराआद भाई सम्मेलन करने का अधिकार। निरायुध का मतलब होता है बिना किसी हथियार के, बिना किसी हथियार के, विदाउट एनी वेपन। तो शांतिपूर्वक और बिना किसी हथियार, गोले बारूद, टैंक, तमंचा लिए, बिना लिए कोई भी सम्मेलन आप कर सकते हैं। जैसे जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये क्या करती हैं? अपना सम्मेलन बुलाती हैं। बहुत सारे जाति सभाएं भी होती हैं। कभी चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं। अभी में एक काकरोच जनता पार्टी बनी थी। क्या बनी थी? काकरोच पार्टी। कहाँ आई और कहाँ गई पता नहीं चला। हाँ, तो काकरोच पार्टी ने ऐलान किया था कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पे क्या देंगे? धरना देंगे। यही तो था। तो आने की कोई भी व्यक्ति भारत में क्या कर सकता है? अपना सम्मेलन, लेकिन शांतिपूर्वक, बिना किसी हथियार के, बिना किसी गोला बारूद के क्या कर सकता है? दे सकता है, कर सकता है, बुला सकता है। अब ये कहिए कि आज मतलब क्या है? सम्मेलन है तो तमंचा लहरा रहे हैं, गोली दाग रहे हैं। शादी में नहीं होता है, मारते हैं, धाए धाए, दो चार निकट भी जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हुड़दंग में क्या होता है, गोली चली या किसी कनपटी उड़ गई। ऐसा देखिए अक्सर साल में दो चार लोग जरूर निपट जाते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी सम्मेलन आप शांतिपूर्वक, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन अपना बुला सकता है, कर सकता है। लेकिन कंडीशन है कि लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए बिना किसी हथियार के डिसिप्लिन मैनर में आप कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? तमंचा, गोला बारूद लेके नहीं जाना है भाई। तीसरा बताइए, सी वाला बताइए, संगम या संघ बनाने का। संगम या संघ बनाने का क्या होगा? अधिकार होगा। ये संगम और संघ क्या है? जैसे छात्र संघ, मजदूर संघ, लेबर यूनियन, किसान यूनियन, ठीक है। इस तरह का कोई भी संगठन, या ब्लाइंडों के लिए है IFF करके है, भारतीय ब्लाइंड फेडरेशन करके है, यानी कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनका भी अपना एक संघ है। जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड संघ ऑफ इंडिया करके है, जिसका हेडक्वार्टर ये लोग देहरादून में बनाए हैं। तो ब्लाइंडों का संघ है वो। कहने का मतलब कोई भी भारत का ग्रुप का पीपुल, लोग अपने लोगों के साथ या अपने संगठन के साथ जोड़ सकते हैं, जिसका उद्देश्य कॉमन वेलफेयर हो, लोगों की भलाई के लिए संगठन होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप डकैतों का संगठन बना दें, या लूटना है ट्रेन को, डकैत हो, चोर हो, स्मगलर हो, इस तरह का कोई संगठन नहीं बनेगा। ठीक है भाई। इस तरह का कोई संगठन या गिरोह या अंडरवर्ल्ड या संगठित अपराध के लिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे। यह सिर्फ जो लॉफुल होगा,
जो लोगों के आवाज के लिए होगा, जो लोगों की भलाई के लिए होगा, ऐसे किसी भी संघ, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पार्टी आप बनाने के लिए क्या है? फ्री हैं, आजाद हैं, जिसका उद्देश्य आम जनता की, कॉमन लोगों की, या जो आपके साथ जुड़े हैं उनका क्या होना चाहिए? भला, या उनको बेनिफिट होनी चाहिए, या उनकी आवाज को क्या करना है? सरकार तक या सिस्टम तक क्या करना है? पहुंचाना है। छात्र संघ क्यों बनाया जाता है? छात्रों के भलाई के लिए। यूनियन, जैसे किसान संघ है, किसान की समस्याओं को लेकर के, मजदूर हैं, लेबर हैं, उनकी समस्या को लेकर के, तो ये उनके लिए, रेलवे में भी होता है, रेलवे मजदूर यूनियन, उनका भी अपना संघ है। तो लोग भी सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारा अनाउंसेस बढ़ा दो, हमको छुट्टी इतना मिलनी चाहिए, इतना पीएफ कटना चाहिए, यानी कि अपने वेलफेयर के लिए, अपने फायदे के लिए ये संगठन एक तरह से सरकार के सामने या संस्था के सामने क्या करते हैं? अपनी मांग को रखते हैं कि जिससे इनका शोषण ना हो, इनका बेटरमेंट हो, इनका वेलफेयर हो, इनका कल्याण। आई बात समझ में? अगला बताइए भाई, डी। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से, आबाद का मतलब बिना किसी रुकावट के, बाधा के, जहां मर्जी हो वहां जाइए। क्यों भाई? कहीं भी, पूरे इंडिया में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अभी कोविड का जब समय था, कोरोना का समय था, तो धारा 144 लागू थी। अब इसमें लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया, बाहर मत निकलिए, कोरोना फैलेगा, डिस्टेंस बना के रखिए। अब एक तरफ आपको ये आजादी है, एक तरफ प्रतिबंध किया जा रहा है। गलत नहीं है? हाँ, गलत करिए, गलत नहीं है। यह अगर मान लो एक व्यक्ति संक्रमित है, उससे अगला संक्रमित हो सकता है। सामान्य कंडीशन में आप भारत के किसी भी जगह आ जा सकते हैं। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की मर्द, इसमें लिखा होता है जो अंग्रेजों के क्लब होते हैं, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। क्या होता है? इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्तों को आना क्या है? मना। तो पहले क्या था? गांधी जी के बारे में जानते होंगे आप लोग। गांधी जी का एक दांत टूट गया था, जानते हैं कहाँ टूटा था? साउथ अफ्रीका में। वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठ गए थे, उनका एक मित्र मिल गया, ब्रिटेन में पढ़े थे गांधी जी, बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ पढ़े थे? ब्रिटेन में। ये अफ्रीका में जा रहे थे, उनका मित्र मिल गया, उसने भी 2 फर्स्ट क्लास की टिकट ले ली, इनका एक गांधी जी का। उसको जहां जाना था उतर गया, इनको पिस्टोटिया कहीं आगे जाना था, दरबन कहीं जा रहे थे। तो जब टीटी आया तो देखा इसमें कालिया बैठा है, व्हाइट पर्सन ना हो कि ब्लैक पर्सन बैठा हो, भड़क गया। उसके बाद चलती ट्रेन में जब स्लो हुई, गांधी जी को धक्का दिया और गांधी जी क्या हुआ? स्टेशन पे गिरे और उनका दांत क्या हो गया? टूट गया। यानी कि पहले भारतीयों को अंग्रेजों के क्लब, उनके आवास क्षेत्र में जाना क्या होता था? मना होता था। वहां पे इंडियंस अलाउ नहीं होते थे। आई बात समझ में? ऐसे ही जैसे अछूत जात के लोग होते थे, इनको मंदिरों में जाना वर्जित था। एक सबरीमाला मंदिर है, वहां महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया था। तो ऐसे किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी भी व्यक्ति को जाने से मना नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए आप ये कहें कि जहां भारत का एटम बम रखा है हम वहीं रहेंगे, या जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहां हम जाके रहेंगे, भाई यहां अलाउड नहीं है, यहां आपके जान माल की खतरा हो सकती है। या कोई जनजाति क्षेत्र है, वहां पे जाना प्रतिबंधित है, जैसे अंडमान निकोबार में उसके कुछ आइलैंड हैं जहां पे जनजातियां रहती हैं, वहां हम लोगों को, कॉमन पीपुल को जाना क्या है? वर्जित है। तो ऐसे क्षेत्रों पर जाने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है।
नॉर्मल कंडीशन में दिल्ली, मुंबई, गोवा, जहां मर्जी वहां जाइए, जहां मर्जी वहां घूमिए। आई बात समझ में? वहां जाइए, वहां बस भी जाइए। बहुत सारे यहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाके क्या है, बस गए। गोरखपुर में आधा बिहारी भरे हैं, आधा बिहार के लोग कहाँ बस गए हैं, गोरखपुर में। तो कोई भी कहीं भी जाके रह सकता है, बच सकता है, आ सकता है, जा सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। चलो अगला बताओ भाई। यही बात, किसी भारत के कहीं निवास करने, बसने या रहने का अधिकार। तो जहां मर्जी हो गोवा में रहिए, मर्जी हो शिमला में रहिए, मर्जी हो बस्ती में रहिए। क्यों भाई? जहां आपकी इच्छा हो वहां बस जाइए, वहां जमीन जायदाद खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, वहां निवास करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में जाके बस गए हैं। जैसे एक जगह है वहां पे काठगोदाम के पास एक नीचे पहाड़ी वाले एरिया में, इसका देखो रुद्रपुर में बहुत सारे बिहार के लोग जाके वहां बस गए। तो बहुत सारे अपने ऐसे लोग हैं, जैसे आपका पीलीभीत और शाहजहांपुर है, यहाँ बहुत सारे पंजाबी आके बस गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी जा करके बस सकता है, निवास कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, रह सकता है। पहले एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसको 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा था, अब वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। आप भारत में कहीं भी जाइए, कहीं भी बसिए, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदिए, पूरे भारत में कहीं निवास करिए। ठीक है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। दिल्ली में आधा तो यूपी वाले भरे हैं, और मुंबई के कल्याण में 90% यूपी बिहारी भरे हैं। 90% पीपुल लिव इन कल्याण मुंबई और नॉर्थ इंडियन, सब के सब। अभी जब दिल्ली बंबई वाली ट्रेन जाती है जैसे, तो उसमें देखिए सब आपके बस्ती से, गोंडा से, बलरामपुर से पूरे के पूरे भर भर के जाते हैं। ये सब पूरा मुंबई छा गए। ठीक, अगला देखिए, संपत्ति खत्म हो गया। इसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में क्या कर दिया गया, आर्टिकल 300A के अंतर्गत लीगल राइट बना दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। ऐसा क्यों भाई, फंडामेंटल राइट क्यों नहीं रहा? जैसे मान लीजिए सरकार को कहीं रोड बनाना है, कोई कॉलोनी बनानी है, कोई रेलवे प्रोजेक्ट है, वो लाइन बनाना है, अगर आप जमीन अपनी नहीं देंगे तो सरकार बना पाएगी? इसलिए इसको क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके लीगल राइट बना दिया गया। हालांकि प्रॉपर्टी सरकार जब आपसे लेती है उसका 5 गुना कीमत देती है, अच्छा खासा पैसा देती है। इसलिए फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अगला देखो भाई, कोई भी व्यक्ति व्यापार, जीविका संबंधी कोई भी कारोबार करने का क्या होगा, अधिकार होगा। आपका मन हो एसएससी की तैयारी करिए, मन हो आईएएस या पीसीएस की तैयारी करिए, मन हो नीट की तैयारी करिए, मन हो जेई की तैयारी करिए, मन हो बिजनेसमैन बनिए, आप फ्री हैं। जो आप चाहें किसी भी प्रोफेशन को क्या करने के लिए, अपनाने के लिए आप आजाद हैं। कोई भी व्यापार ट्रेड करने के लिए क्या है, अनिवार्य रूप से आप फ्री हैं। कोई भी कारोबार, कोई भी प्रोफेशन, मर्जी हो चना बेचिए, मर्जी हो लैया बेचिए, मर्जी हो टिक्की लगाइए, कोई भी व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए क्या है, आप फ्री हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब एक होते हैं झोला छाप डॉक्टर, जानते हैं झोला छाप डॉक्टर, इनके पास डिग्री नहीं होती है, डॉक्टर विदाउट डिग्री होते हैं। ठीक, तो इन कहते हैं हम प्रैक्टिशनर हैं। हर मर्ज की एक दवा पैरासेटामॉल, दो चार उसमें नीली पीली डाल दिया, खा लिए, बच गए तो ठीक, वरना जय श्री राम, है कि नहीं।
तो ये है। तो यानी कि सरकार किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, प्रोफेशन के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वकील बनना है तो आपको LLB करना होगा। डॉक्टर बनना है MBBS, BDMS, DMS, BHMS, जितनी डॉक्टरेट डिग्रियां हैं। अगर आपको IAS या PCS बनना है, आपको मिनिमम स्नातक या ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। कोई आप जो है मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो D फार्मा या B फार्मा अनिवार्य है। यानी कि किसी भी प्रोफेशन को अपनाने के लिए सरकार कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स कर सकती है, रख सकती है। जैसे आपको पेट्रोल बेचना है तो उसके लिए लाइसेंस लगता है और पेट्रोल पंप, जैसे भांग का गोला बेचना है या शराब का ठेका लेना है उसके लिए क्या निकलता है, लॉटरी निकलती है। आई बात की नहीं, ऑनलाइन इसमें क्या होता है, लॉटरी निकलती है। तो ये है, यानी कि किसी भी चीज के लिए लाइसेंस सरकार लागू कर सकती है। तंबाकू की खेती करना हो या पिपरामेंट की खेती होती है, अफीम की खेती होती है, इसके लिए सरकार क्या देती है, लाइसेंस देती है। बिना लाइसेंस के आप खेती नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग अगर गेहूं धान खरीदेंगे तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है फूड विभाग से, खाद्य विभाग से, बेचने और खरीदने के लिए। तो वहां पर या कोई आप पनीर की दुकान खोले हैं, दही की दुकान खोले हैं, तो ये फूड विभाग आके चेक करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, लाइसेंस बनवाना होता है। ये बनवाना अनिवार्य होता है, ये जरूरी है। लेकिन आप कोई भी कारोबार करने से आपको मना नहीं किया जाए। करेक्ट। तो आर्टिकल 19 समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। पीछे वाले बच्चे जो खास करके आज पहला दिन आए, ये बताए कुछ पल्ले वल्ले पड़ रहा है कि सब हवा ही चल रहा है, पड़ रहा है। क्लास में रेगुलर रहेंगे ना, रहना भागना नहीं, डर के आगे जीत है। आगे देखिए आर्टिकल 20, कुछ दशाओं में क्या है भाई, पढ़ो। जरा पढ़ो पूरी हेडिंग। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, के लिए संरक्षण के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 का क्लास 1। रहने की जरूरत। आपको सजा कब मिलेगी, जब आप कानून का क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे। आप पढ़ दो फटाफट, आर्टिकल 20 का क्लास 1 पढ़ो। रहने दो, चलो समझो भाई, छोड़ दो। देखो, आपको पनिशमेंट कब मिलेगा, जब आप किसी कानून को तोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक ड्राइव करते हैं, मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, अगर विदाउट हेलमेट, बिना हेलमेट के चलाते हैं तो चालान कितने का कटता है, 1000 रुपए का। अगर आप हेलमेट पहने रहें तो क्या कोई चालान कर सकता है, नहीं कर सकता है। कहने का मतलब आर्टिकल 21
20 ये कहता है क्लास 1 कि किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट या सजा तभी होगी जब वह किसी जो लॉ इंप्लीमेंट है, लागू है, उसका क्या करेगा, उल्लंघन करेगा, उसका वायलेशन करेगा। जब आप कानून तोड़ेंगे तभी आपको क्या मिलेगी, सजा। जैसे कभी कभी वन वे होता है किसी शहरों में, आप वन वे में गाड़ी घुसा दिए, वन वे का मतलब एक तरफ से जाना है, तो क्या करेगा वो, तुरंत आपका चालान कर देगा। जैसे एक बार हम ही लखनऊ मेडिकल कॉलेज के पास जा रहे थे तो वन वे था, हमने जबरदस्ती बाइक उसमें दौड़ा दी, उसके बाद जो दरोगा था उसने रोक लिया, 100 रुपए का क्या कर दिया, ऑन स्पॉट, जब तक हम कुछ कहते तब तक चालान काट के पकड़ा दिया। कहा 100 रुपए का चालान आपका, उसमें 100 रुपए लगता था रंग ड्राइव में, 100 रुपए का चालान उसने काट दिया। तो काम कुछ सुनेंगे ही नहीं, आप जो है पढ़े लिखे हैं और आपसे पक्का हम काटेंगे आपका। अगर कोई दूसरा होता जो नहीं जानता तो चलो ठीक है, जब वन वे बना है तब भी आप वन वे में गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए हम काटेंगे जरूर। और आज तक 20 सालों के इतिहास में एक बार 100 रुपए का चालान कटा, फिर कभी लाइफ में चालान नहीं कटा, एक बार 100 रुपए का कटा है अभी तक। तो अगर आप कानून को तोड़ेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे तो क्या मिलेगी, पनिश होंगे। और पनिशमेंट कितना मिलेगा, जितना उस कानून में क्या होगा, लिखा होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी का क्या कर देता है, किसी को गोली मार देता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो मैक्सिमम सजा क्या होगी, फांसी। क्या होगी, फांसी। आने की हर एक क्राइम के लिए इंडियन पिनल कोड, जिसे बीएनएस एक्ट कहते हैं, अब उसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। बीएनएस एक्ट के तहत जो हर एक अपराध का सजा निर्धारित है, ये क्राइम करेंगे इतने साल, ये क्राइम करेंगे इतने साल। तो हर एक क्राइम का या नियम को तोड़ने का, उल्लंघन करने का सजा निर्धारित कर दी गई। क्लियर। तो सजा कितनी मिलेगी, जितना कानून में लिखा होगा। कब मिलेगा, जब आप कानून को तोड़ेंगे। अब देखिए आर्टिकल 20 का क्लास 2 ये कहता है कि एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित एवं दंडित किया जाएगा, इससे अधिक नहीं। कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा। ठीक, इसको समझते हैं कैसे। क्या नाम है आपका, हाँ, जयफर, उजैफा, सिंपल नाम वाला बताओ यार। हाँ, राज। चलो, एक हमारे राज साहब हैं, इनकी एक प्रेमिका है, XYZ कोई है। इन्होंने अपनी प्रेमिका को एक अंगूठी गिफ्ट किया, गोल्ड की, सोने की। आजकल गोल्ड ऐसे भी महंगा है, 24 कैरेट का सोना 1,45,000। बगल में आपका क्या नाम है साहब, अमित बाबू। इनकी प्रेमिका की अंगूठी कहीं गिर गई और अमित बाबू इसको पा गए। इन्होंने क्या किया, इस अंगूठी को अगल बगल देखा कोई है नहीं, लिए और सोनार की दुकान पे चले गए, उसको बेच दिए। आजकल गोल्ड ऐसे भी महंगा है, 50,000 का है, चली से सही है। और इन्होंने अपनी पार्टी उड़ा दी। ये बात राज को पता चल गई। इन्होंने इनसे पूछा या पुलिस में कंप्लेन किया। पकड़े पुलिस वाले, कहें कि भाई आप अंगूठी कहाँ साहब लिए तो हैं, तो कहें अंगूठी कहाँ है, कहें तो सोनार बेच दिया। पैसा के पैसा जो है बचा कुचा 30-40 हजार है, यही ले लीजिए। चलो इनको मिला, तो इनको पनिशमेंट क्या होगा, जो भी लिए दिए रहेंगे अपना भरपाई करके इनको वापस कर दिए। अच्छा मान लो कहें नहीं हमको वही अंगूठी चाहिए,
भाई उनकी प्रेमिका की याद, कैसे पहनाए थे, सब याद होगा। उसमें इमोशंस जुड़े होंगे, है कि नहीं? कहाँ बैठे थे, कैसे थे, है कि नहीं? पूरा इमोशन जुड़े होते हैं। अब ये क्या करेंगे, अब मान लो 2 साल बाद फिर ये दिख गए, अच्छा यही हैं जो हमारे दिल में चोट पहुंचाए थे, तो ये फिर अगर मुकदमा करें थाने में जाके तो कोई मुकदमा लिखा नहीं जाएगा। यानी कि एक क्राइम के लिए एक अभियोजित का मतलब मुकदमा चलाना, का मतलब क्या होता है? मुकदमा चलाना, FIR दर्ज करना। और दंडित का मतलब होगा है कि सजा देना। तो एक अपराध के लिए एक ही बार पनिशमेंट होगा, एक बार से अधिक नहीं। अब जब जब लिखा तब तक इनको दौड़ा ले, ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में? एक बार जो सजा हो गई, पनिशमेंट हो गया, वो फाइनल। अब इनको दिल में चाहे चोट लगे चाहे दर्द हो, इससे कोई मतलब। कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान किसी चीज से बड़ा इमोशनली अटैचमेंट होता है। जैसे आपके घर में कोई सामान रखा हो, कभी कोई ऐसी चीज हो, साइकिल हो, किसी की बाइक हो, किसी की गाड़ी हो। कभी कभी अंकल जी लोग हैं 30-30 साल के स्कूटर रखे हैं, 40-40 लमरेटा वाला स्कूटर रखे हैं। तो सोचते हैं कि हम अंकल जी लोग कि आंटा को उसी को घुमाए थे, उनकी याद में आज तक लोग रखते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी चीज से आपका इमोशनली अटैचमेंट है तो आप उस चीज को किसी कीमत पे नहीं दोगे, भले उसकी कीमत 1 लाख हो, अगर आपको 1.5 लाख भी कोई देगा तो आप नहीं बेचोगे। क्यों? क्योंकि उससे आपके क्या जुड़े हुए हैं? इमोशन जुड़े हुए हैं। या मान लो किसी की बाइक अपने बच्चों को घुमाया, बीवी को घुमाया, उसके इमोशंस है उसके साथ। तो बहुत सारे लोग उसको ऐसे रख देते हैं, सड़ जाता है, लेकिन देते नहीं। क्लियर? चल, अब आर्टिकल 20 का क्लास 3 देखिए। ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए, गवाही का मतलब विटनेस, गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। अब इसको समझिए। पहले हम आपको छोटा सी वो सुनाते हैं, चुटकुला सुनाते हैं। एक बार विश्व के स्तर पर पुलिस का कॉन्फ्रेंस होता है, सम्मेलन होता है। यहाँ पर भारत की पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस, नेपाल की, US की, जापान की, वगैरह वगैरह सब लोग आते हैं। तो ये होता है कि अमेरिका वाले कहते हैं साहब हम तो 1 घंटे में अपराधी पकड़ लेते हैं, जापान वाले कहते हैं हम तो आधे घंटे में पकड़ लेते हैं। अपना अपना सब लोग बताते हैं। जब भारत का नंबर आता है तो भारत का नंबर जब आया, कहे भाई आप लोग कितने दिन में पकड़ लेते हैं? कहे हम लोग समय नहीं लेते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं। कहे भाई एक नमूना पेश करिए। तो कहते हैं ठीक है साहब, थोड़ा टाइम दीजिए। तो 3-4 पुलिस वाले भारत के चले जाते हैं थोड़े दूर जंगल वंगल में। उधर से एक भालू रीछ पकड़ के और डंडे में दोनों पांव बांध के और डंडे में लटकाए लाते हैं, मारते हुए लाते हैं। कहते हैं कहो कि हम क्या हैं, लायन या शेर हैं। मार मार के उसको ले आती हैं। जब लाते हैं तो कहते हैं देखो साहब हमने पकड़ लिया, अभी ये बोलेगा कि हम शेर हैं, भले ही ये भालू है। तो भारत में क्या होता है कि जो अपराधी होते हैं वो छूट जाते हैं, जो निर्दोष होते हैं उनको पकड़ करके पीट करके जबरदस्ती उनको गुनाह क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए क्या किया जाता है, बाध्य किया जाता है। कितने तो कस्टोडियल डेथ हो जाती है लोगों की, थाने में ही या जेल में इतना पुलिस वाले मारते हैं कि इंसान की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ऐसे भी कई घटनाएं आपको देखने को मिलती है न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, इधर से उधर। यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि ये अनुच्छेद आपको प्रोटेक्शन देता है कि आपको कोई भी पुलिस वाला या कोई भी आदमी अपने जो भी आपने क्राइम किया है या अपराध किया है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, हमने किसी को गोली मार दी,
अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपराध स्वीकार कर लें। ये जो आरोप लगाएगा या पुलिस ढूंढे हमने किस हथियार से मारा, कहाँ छुपाया, कहाँ डेड बॉडी छुपाई, वगैरह वगैरह, ये काम किसका है? पुलिस का। वो साबित करे। तभी तो कहते हैं जब न्यायालय में जब मुकदमा चलता है तो जज साहब क्या कहते हैं? गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए या अपर्याप्त सबूत होने के कारण मुजरिम को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो जब तक एविडेंस ना हो, जब तक पूरा का पूरा सबूत ना हो, तब तक किसी पर्सन को आप सजा नहीं दे सकते हैं और वह व्यक्ति किसी सजा को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। और पुलिस की अभिरक्षा में अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है, कोई स्टेटमेंट लिखवा लेती है, वह न्यायालय में एडमिसिबल नहीं होता है, यानी कि न्यायालय उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यानी पुलिस अभिरक्षा में दी गई गवाही न्यायालय में मान्य नहीं होती है। जो आप न्यायालय में देंगे, कहेंगे, वही मान्य होगा, बाकी मान्य नहीं होता है। आगे बात समझ में? तो कोई भी पुलिस वाला, कोई भी व्यक्ति आपके किसी भी किए गए अपराध को स्वीकार करने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए चोरी भी करना, अधिकारी बन के घूस भी लेना, कहा बिल्कुल हमने नहीं लिया है, बहुत ईमानदार अधिकारी है। हाँ, बिल्कुल मुकदमा कर सकते हैं। कस्टोडियल में कितने पुलिस वालों को, केरला की, कहाँ की पुलिस थी? महाराष्ट्र की। कहा केरला की? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की 11 की 12 से सबकी नौकरी चली गई, बर्खास्त हो गए, डिसमिस हो गए। और कंपनसेशन भी सरकार देगी, 1 करोड़ 2 करोड़, ये भी कंपनसेशन भी मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति की पुलिस की लापरवाही से या पुलिस के मारने से मौत हो जाती है या पुलिस गलत इनकाउंटर कर देती है, अगर ये न्यायालय में आप साबित कर ले जाएं तो आपको उनकी नौकरी तो जाएगी, प्लस आपको क्या मिलेगा? कंपनसेशन भी सरकार देगी या न्यायालय आपको कंपनसेट भी करेगा। मध्य प्रदेश की थी, हाँ कहीं की थी, मध्य प्रदेश की। हाँ मार दिए थे, कस्टडी में ही मार दिए थे, सबकी नौकरी चली गई। तो आर्टिकल 20 क्लियर हो गया भाई? बता ले जाएंगे ना? क्यों भाई? बता ले जाएंगे ना? आर्टिकल 2121 ये क्या कहता है भाई? प्राण, प्राण का मतलब जान, प्राण एवं दैहिक। आगे हम जो नए बच्चे हैं, नोट्स हम डिक्टेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्रुप में पूरा नोट्स भेज दिया है। आई बात समझ में? तो आप लोग परेशान ना होइएगा कि सर लिखवा नहीं रहे हैं, खाली समझा रहे हैं। तो ऑलरेडी आई सेंड इन योर ग्रुप, तो आप वहां से क्या कर लेंगे? एक लाइन से लिखा हुआ है साफ साफ स्वर्ण अक्षरों में, उसको आप लोग क्या कर लेंगे? नोट बना करके लिख लेंगे। अगर हम दोनों काम करेंगे तो फिर धीमा हो जाएगा। और 4 लेक्चर में पूरा फंडामेंटल राइट खत्म करना है तो 4 लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए हम पहले ही ग्रुप में क्या करते हैं? नोट को सेंड कर देते हैं और उसको आप लोग एक दिन पहले लिख के लाया करिए और क्लास में सामने उसको खोल के रख लिया करिए। नहीं समझे? एक दिन पहले हम नोट्स डाल दिया करेंगे और घर में एक दिन पहले नोट बना करके यहाँ कॉपी खोल लीजिए और पेंसिल या पेन ले लीजिए। अगर कोई एडिशनल चीज बजाते हैं उसी में नोट कर लीजिए, या स्टिकी नोट्स आते हैं छोटे छोटे, स्टिकी नोट्स लगा दीजिए। नहीं समझे? या एक रफ कॉपी ले लीजिए या स्टिकी नोट्स आते हैं उसको लिख करके उसमें चिपका दीजिए। आई बात समझ में? तो आप लोग पहले से नोट्स बना करके लेके आएंगे। कल के टॉपिक का हम नोट्स आज ही डाल देंगे ग्रुप में। क्लियर? अब देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जान या प्राण से वंचित तभी किया जाएगा जब विधि की स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर बाय इस्टेब्लिश बाय लॉ को क्या किया जाएगा? फॉलो किया जाएगा या माना जाएगा। या पढ़ो बेटा। तो
किसी व्यक्ति को उसके कारण न देने से स्वतंत्रता से ही पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति का प्राण लेना है मतलब मार डालना है, या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है मतलब उसको 4 साल 5 साल 7 साल का जेल करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होगा। क्या करना होगा? पालन करना होगा, अन्यथा आप उस व्यक्ति को सजा या उसको उसके जान या प्राण से वंचित नहीं कर सकते। इसका पहले एग्जांपल समझिए। एक व्यक्ति था कसाब, जानते हैं? ये मुंबई में ताज हमले और मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन पर इसने अटैक किया था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, पुलिस वाले भी मारे गए और इसको फांसी देने में लगभग 3 साल लग गया था सरकार को। ऐसा क्यों? पूरी दुनिया देख रही है, सीसीटीवी कैमरे हैं, सब कुछ है। अरे भाई मारा है, महीना दिन के अंदर लटका दो। लेकिन सरकार ने इतना दिन क्यों रखा? क्योंकि आपका संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि की स्थापित प्रक्रिया से ही उसकी आप जान ले सकते हैं। अब विधि की स्थापित प्रक्रिया क्या है, इसको ऐसे समझिए। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अर्चना। मान लो अर्चना ने किसी एक व्यक्ति ए को निपटा दिया, ठीक है। अब इनके घर वाले हैं, तो क्या इनके घर वाले अर्चना को निपटा देंगे? नहीं निपटाएंगे। विधि की स्थापित प्रक्रिया क्या है बेटा? अब अर्चना को गिरफ्तार करने के लिए एक लेडी कांस्टेबल के साथ एक 15 लाख वाली गाड़ी आएगी। नहीं आती है गाड़ी? कितने लाख की आती है? 15-20 लाख से कम की नहीं। इनोवा ले चलते हैं सब, 20-22-25 लाख की गाड़ी आएगी, कितने सम्मान के साथ, और आपको सम्मान के साथ बैठाएगी और कहां ले जाएगी? थाने पर। यहाँ आपकी चार्जशीट तैयार होगी, कैसे मारा, कब मारा, किस गोली से मारा, वगैरह वगैरह। उसके बाद इनको 24 घंटे के अंदर कहां पेश किया जाएगा? न्यायालय में। मान लो कहीं भाग गई नेपाल ओपाल, तो पकड़ के लाने में समय नहीं काउंट होगा। वर्किंग डे में 24 आवर्स में इनको कहां पकड़ा जाएगा? न्यायालय में। उसके बाद इनका ऑफेंस क्योंकि मर्डर की है, ये नॉन अवेलेबल होगा, यानी जमानत नहीं मिलेगी। जमानत किसमें मिलती है? जिसकी सजा 3 साल से कम होती है। 3 साल से ऊपर वाले केसेस में जमानत नहीं होती है। ये चली जाएंगी बड़े घर जेल, जहां बस्ती जेल बना होगा। अच्छा, अब इसके बाद शुरू होगा ट्रायल, तारीख पर तारीख, है ना, तारीख पे तारीख। और जज साहब लास्ट में कहेंगे कि गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए अर्चना को बाइज्जत बरी किया जाता है। हो सकता है इन्होंने किसी का मर्डर प्राइवेट डिफेंस में कर दिया है, कि अगर ये ना मारती तो अगला इनको निपटा देता, तो निपटाने के पहले इन्होंने उसको ही निपटा दिया। आई बात समझ? तो इस केस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल गया। अगर मान ले ये प्रूफ ना कर पाए तो जज साहब क्या कर देंगे? इसका उल्टा हो जाएगा, सजाए काम खत्म तुम्हारा। दुनिया के क्या हो जाएगा? जरा मरा से मुक्ति। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? विधि की स्थापित प्रक्रिया है। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर पनिश करना है, उसको सजा देनी है, तो उसके नियम या प्रोसीजर को क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। बिना उसके आप किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते, उसके प्राण को नहीं छीन सकते हैं या उसको जेल में नहीं डाल सकते। क्लियर? ये है आर्टिकल 21। लेकिन इसमें बेटा बहुत सारी चीजें आती हैं आर्टिकल 21 में, जैसे आपको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार। अगर आपका कहीं रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत मेडिकल सहायता लेने का,
स्वच्छ हवा लेने का, राइट टू प्राइवेसी इसी में आता है, जिसको निष्ठा का अधिकार कहते हैं, राइट टू प्राइवेसी इसी में आता है। हेलो, हाँ सर, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आप करेंगे सर? हम बाहर पढ़ा रहे थे, क्लास ले रहे थे, तो नहीं कल नहीं किए थे, आप कहे कि बाद में कर लेना, तो आज करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, को बैठ जाओ। किसी व्यक्ति को हथकड़ी ना लगे, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक जगह पे फांसी ना दिया जाए, ये सब सारे अधिकार किसमें आते हैं? आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आते हैं। इसी में एक मेनका गांधी का केस है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला है। इस केस में क्या था, मेनका गांधी के पासपोर्ट को जनता पार्टी की सरकार थी 78 में, उनकी पासपोर्ट को जब्त कर लिया। उनको कहां जाना था? विदेश जाना था। तो किसी भी व्यक्ति को कहीं आने जाने से, चाहे इंडिया में या इंडिया से अब्रॉड बाहर जाने से आप रोक नहीं सकते, उसके राइट टू फ्रीडम को आप मना नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आर्टिकल 21 में। एक चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ाना है, विधि की स्थापित प्रक्रिया क्या होती है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 21 में अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है? इंटरव्यू में पूछा जाता है, साक्षात्कार में पूछा जाता है कि दो चीजों में अंतर बताइए। एक विधि की स्थापित प्रक्रिया। बीच में गाय बजा रहे हैं क्या? पीछे से, पीछे वाला गेट बंद कर दो, पीछे वाली गेट बंद कर दो, जो जाएगा पूछ के जाएगा। बंद करो पीछे वाला, लॉक कर दो, पीछे से लॉक कर दो। जिसको जाना होगा परमिशन, ठीक, आप लोग अगर जाना चाहोगे 10-15 मिनट पहले जा सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। आप लोगों को दूर जाना है, आप जा सकते हो, लेकिन बार बार क्लास में इधर से इधर से इधर से बुलाओ। कौन है, कौन है? अच्छा आप हैं, हम आए, बैठिए, पहले आप। लखनऊ वालों किसी में गाड़ी छूट गई थी, पहले आप, पहले आप, ठीक है, समझिए। देखो बेटा, 1 घंटा अगर पढ़ लोगे, चेंज योर लाइफ एंड एवरीथिंग। 1 घंटा आप क्या करोगे? घर में जाओगे, मोबाइल खेलोगे, रील देखोगे, समय बर्बाद करोगे। 1 घंटा जब तक लोगों का डेटा खत्म नहीं हो जाता है या वाईफाई लगा है घर में, तब तक वो मन भर के यूज नहीं कर लेते हैं, मोबाइल हाथ से हटता नहीं है। अगर 1 घंटा पढ़ना हो तो दिक्कत होने लगती है। देखो बेटा, ये जहां पे आप बैठे हो, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है पेशेंस और कंटिन्यू मेहनत, वरना हर एक घर में आईएएस और पीसीएस होता। आप जो लगन से पढ़ेगा, मेहनत से पढ़ेगा, सफल वही होगा। और यहाँ पढ़ लोगे, जिंदगी में खाने के बिना तो नहीं मरोगे। किसी भी मतलब बुरे से बुरे वक्त में 1.5 लाख के मालिक थे, कितनी भी आपकी बुरी से बुरी कंडीशन हो, ये आप जान लो। इसलिए पढ़ाई के साथ कोई चीटिंग नहीं, कोई कुछ मत करो। जितना हम पढ़ाते हैं कंसंट्रेट होकर के पढ़ लो। आज मेरी ये पूरी गारंटी है, चाहे आईएएस में बैठो या पीसीएस में, इस हमारे सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं है। बाकी कौन क्या है मैं नहीं जानता, मैं अपना ठेका लिया हूं। मेरे सब्जेक्ट में आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी, ये आप जान लीजिए। इसलिए क्लास को कंटिन्यू सिंसियर होकर पढ़िए। बीच में आना जाना भागना, ये सब सिविल सर्विसेज के बच्चों की पहचान नहीं है। इसके लिए क्लास घर बनाई गई है, वहां आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है। आई बात समझ में? विधि की स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ।
और इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इसको समझिए ये है क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये कोई आइडिया है किसी को भाई, कोई बताएगा? हैव एनी आइडिया अबाउट? आइडिया है? देखो, जो विधि स्थापित प्रक्रिया है इसमें न्यायालय यह देखता है कि ये जो नियम बनाया गया है इसमें जो प्रक्रिया है, नियम बनाने की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है कि नहीं। तो नियम बनाने की प्रक्रिया क्या है अपने देश में? आपके यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, किसी बिल को आपने लोकसभा में पेश किया, अगर ये पास कर देगा तो राज्यसभा में जाएगा, ये भी पास कर देगा तो प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जाएगा। जब प्रेसिडेंट इस पर अपना साइन या चिड़िया बैठा देगा तो ये बिल क्या बन जाएगा? नियम या अधिनियम बन जाएगा। तो न्यायालय इसमें सिर्फ यही देखती है कि जो ये रूल बना है यह विधि की स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। अब इस कानून का उद्देश्य क्या है, क्या मतलब है, ये नहीं चेक करती है, इतना ही न्यायालय चेक करती। इसमें क्या है, इसमें ये तो फॉलो होगा, ये तो रहेगा, प्लस ये तो पूरी प्रक्रिया रहेगी, साथ ही साथ इस कानून या लॉ का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने किसी को परेशान करने के लिए या राइट को खत्म करने के लिए या अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए कानून को नहीं लेके आया है। तो ऐसे किसी कानून को क्या करेगी? चेक करेगी। यानी कि इसमें विधि की स्थापित प्रक्रिया में प्रोसीजर भी देखा जाता है और साथ साथ उस कानून का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं गलत तरीके से सरकार कानून तो नहीं बना रही है, ये दोनों चेक करती है। ठीक, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये यूएस का कॉन्सेप्ट है और ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। तो हमारे यहाँ मोस्टली यही फॉलो होता है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। ये स्पेशल केसेस में कभी हो जाता है तो हो जाता है, मोस्टली यही होता है। हालांकि न्यायपालिका इसको मानने के लिए फ्री है, चाहे तो मान सकती है। इसे कहते हैं विधि की स्थापित प्रक्रिया एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दोनों में डिफरेंस है, हमने बाकायदे से नोट में लिख दिया है, एक नहीं इसमें कई पॉइंट्स में हमने लिखा है। उसको आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने लिखा है। बाकी ऐसा कैसे हो सकता है? आर्टिकल 21 हमने नहीं दिया है उसमें। और आगे नहीं है तो कोई बात नहीं, वो कहीं पीछे नोट्स में लिखा होगा, जो आज भेजेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। जो आज मैं नोट भेजूंगा उसमें पीछे लिखा होगा, मिल जाएगा। लिखा है मुझे याद है, ठीक है। इसमें नहीं होगा तो अगले वाले में नोट में अभी आज ही भेजेंगे, इसमें मिल जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में कुछ आ रहा है? अब देखिए आर्टिकल 21 का क्लास ए अनुच्छेद 21 का कर, ये क्या कहता है भाई? शिक्षा का अधिकार। अरे जाने दो भाई, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। मैंने किसी को कहीं वॉशरूम वगैरह जाना हो, पानी पीने जाना हो तो वो जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा इंटेंशन ये था कि कोई आप लोग ज्यादा उछल कूद मत करिए, सीरियस हैं, आप पढ़िए। अगर किसी को पानी वानी पीना है या कहीं जाना है 2-4 मिनट तो जा करके आ सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंधक नहीं। ठीक है भाई, कोई भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये कहता है 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, बालकों या बच्चों को सरकार
निःशुल्क मतलब राज्य निःशुल्क और अनिवार्य, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य क्या करेगी? शिक्षा प्रोवाइड करेगी। इस प्रावधान को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ये कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे इनको सरकार फ्री में क्या करेगी? अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देने का क्या करेगी? प्रबंध करेगी, प्रोवाइड करेगी। इसीलिए देखिए मिड डे मील योजना, एक इसी में आई थी कस्तूरबा गांधी योजना आई थी, वहां पे इंटरमीडिएट तक के बच्चों को या प्राइमरी जो एजुकेशन है, तो सब इसी के अंतर्गत 6 से 14 में कितने तक के, कितने साल के बच्चे आ जाएंगे? 8वीं तक के बच्चे आ जाएंगे। क्यों भाई? 8 से 14, 8वीं तक के बच्चे आ जाएंगे। तो मतलब 3-4 से लेकर के 8वीं तक के बच्चे, आने की 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को 14 साल तक सरकार फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 222 कुछ दशाओं में बताओ भाई। हाँ, बहुत इंटरेस्टेड। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसमें थोड़ा थोड़ा आपको लिखते भी चलिए, एकदम ब्लैंक मत करिए, थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहिए मेन चीजें। देखिए इसका क्लास 2 का 1 ये कहता है कि पुलिस या जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार करे, पुलिस अगर किसी व्यक्ति को क्या करती है? गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तार क्यों किया गया, मतलब गिरफ्तारी का कारण क्या है, इसको यथाशीघ्र क्या करेगी? बताएगी। मतलब कहने का है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, तो पुलिस की ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्यों गिरफ्तार की है उसको तुरंत क्या करेगी? अवगत कराएगी, आपको बताएगी। यानी कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का क्या होगा? अधिकार होगा। कि हमें पुलिस, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि हमने गुनाह क्या किया है या मेरा अपराध क्या है जो आप हमें क्या कर रहे हैं? गिरफ्तार कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक। अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर ही लिया है तो आपको अपने रुचि के किसी विधि व्यवसायी मतलब वकील से बात करने से या परामर्श करने से नहीं रोकेगी। देखिए अक्सर पिक्चरों में आप लोग देखते होंगे कि जब कोई क्रिमिनल होता है, जब वो जेल में बंद होता है, उसका वकील उससे जाके बात करता है कि नहीं? मिलता है। वही चीज है बेटा कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो आपके पास ये राइट है कि आप अपने किसी जानने वाले, अपने रुचि के किसी भी वकील से आपको मिलने से रोका नहीं जाएगा। आप उससे अपनी बातचीत, आप परामर्श कर सकते। ये बात सबको समझ में आ गई? आर्टिकल 22 का क्लास 1 क्या कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को यह जानने का अधिकार होगा कि हमें गिरफ्तार क्यों किया गया।
अगर गिरफ्तार करके जेल में या थाने में बंद कर दिया गया तो उस व्यक्ति के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने इंटरेस्ट के, अपने जो उसको अच्छा वकील लगे उससे बुला करके मिल सकता है, परामर्श कर सकता है। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। क्लियर? अगला देखिए, जिसको आपने गिरफ्तार किया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसको कितने देर के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या न्यायालय में क्या करिए, पेश करिए। अब ये नहीं कि 4 दिन थाने में ही बैठाए रहिए। जिस व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसको कहां पहुंचाना है, न्यायालय, मजिस्ट्रेट के सामने, जिससे न्यायालय यह चेक कर सके कि इनका अपराध क्या है। वरना पुलिस वाले महीनों दिन रख के वहीं मार डाले, पता ही ना चले। तो क्या करेगी न्यायालय, ये जांच करेगी। अगर उनका अपराध है, उन्होंने गुनाह किया है, तो सेंड टू द जेल। अदरवाइज क्या दे देगी, उनको जमानत दे देगी। लेकिन इसमें यात्रा का समय, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्राइम करके भाग गया नेपाल, कहां भाग गया, नेपाल, या कहीं और भाग गया, वहां से पकड़ करके जब लाया जाएगा तो आने जाने का समय काउंट नहीं होगा। वर्किंग डे में 24 घंटा के अंदर कहां पेश किया जाएगा, न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अब देखिए, ये कम वो भी तो होता है, नहीं कम तो नहीं हो रहा। अब देखिए, ये जो दोनों आर्टिकल है, इसका आर्टिकल 22 का क्लास 3 देखिए, ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध कानून या शत्रु देश का व्यक्ति है, शत्रु देश का व्यक्ति है, अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसके ऊपर ये 2 नियम लागू नहीं होंगे। ये 2 नियम उस पर लागू नहीं होंगे। दूर जाना है क्या आप लोगों को, कोचिंग, टाइम चेंज करवा लो थोड़ा कोचिंग। काहे कोचिंग करती हो, कंप्यूटर, अरे ओ लेवल करो, करना ही है तो ओ लेवल करो, करना ही है तो ओ लेवल करो, वही फायदा है, बाकी फर्जी की चीज है। और किसी को जाना है, आप लोगों को जाना है भाई, जाने वालों को रोक पाया है। भाई हमारी क्या औकात है जो हम रोकते। चलिए देखिए, अब देखो बेटा, अगर कोई पाकिस्तानी गिरफ्तार हो जाए, या मान लीजिए ये हमारे जो छोटू हैं, ये किसी ऐसे कानून में, जैसे मान लो ये किसी पाकिस्तानी घर में पनाह दे दें, इनके घर AK-47 मिल जाए, 40-50 किलो RDX मिल जाए, यानी कि इनकी गिरफ्तारी, जैसे अधिनियम का पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी विरोधी कानून, अगर उसके तहत गिरफ्तार होंगे तब ये 2 नियम उन पर लागू नहीं होगा कि गिरफ्तारी का आपको कारण बताया जाएगा, वकील से मिलने दिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। ये 2 राइट इन 2 लोगों को नहीं मिलेगा। ये सामान्य लोगों के लिए है, हम और आप लोगों के लिए है। ये ऐसे उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसको किसी निवारक निरोध कानून, जैसे मीसा, टांडा, ठीक है, कोटा, इसके तहत गिरफ्तार किया गया है, उसको ये राइट नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को 3 महीने तक, कितने महीने, 3 महीने तक पुलिस वाले आराम से सेवा करेंगे, रहना फ्री, खाना फ्री, डंडा फ्री, सब फ्री।
उनके लिए ये दो नियम लागू नहीं होंगे कि बताओ हमें क्यों गिरफ्तार किए हो, 24 घंटे के अंदर पेश करो, हम अपने वकील से बात करेंगे। ये राइट खत्म कर दिया जाता है और 3 महीने तक जेल में सड़ेंगे वो। आई बात समझ में? 3 महीने के बाद हाई कोर्ट के वकील जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, फिर वो डिसाइड करेगी कि इनको और रखना है कि जमानत देनी है। ठीक बात, क्लियर? तो ये इस कानून का क्या है पूरा आर्टिकल 22। 3 महीने कुछ नहीं, उनको मार मार के भरता बना देते हैं, उनसे पूछते हैं ये कहां से क्या आया, मतलब उनकी पूरी जीवन कुंडली खोल डालते हैं सीबीआई वाले या पुलिस वाले। मर गया तो मर गया, कौन अपने घर का है, विदेशी है, निपट गया निपट गया, कौन उनका रिकॉर्ड रखने वाला है। आई बात समझ में? तो ऐसे ये उन लोगों के लिए राइट नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? उनको कितने महीने? 3 महीने तक जेल में बंद, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई वकील से मुलाकात नहीं होगी, कोई उनको पेश न्यायालय में नहीं किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्यों भाई? आर्टिकल 23 एंड 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध इसमें आर्टिकल 23 का क्लास बोलो भाई जरा।